हूँ, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था शॉर्ट नोट्स, जो है जीएस दृष्टि का, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था हम पूरा कराएंगे दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो जिसमें से आपका ये पहला क्लास है, भारत का संवैधानिक विकास, क्लास 1। चलिए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्त, चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के शॉर्ट नोट्स हम पढ़ेंगे। तो देखिए, का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये पहला एक्ट था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था? ये भारत का एक मिनी संविधान भी माना जाता है इसे। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, कंपनी से व्याप्त इसमें भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को दूर करने का इस उद्देश्य प्रावधान। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, और ये दोनों प्रेसिडेंसियां कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन थी। बंगाल का गवर्नर जनरल सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। इनका पूरा सार है दोस्तों कि इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को दूर करना, कुप्रशासन को दूर करना जो भारत में व्याप्त थी। और ये दोनों जो प्रेसिडेंसियां हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती हैं। और इसे सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। इसी के अंतर्गत अगला एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रमुख प्रावधान इसमें क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन, और कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया, इसमें यह प्रावधान था। और अगला अधिनियम आया आपका 1786 अधिनियम। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। आप समझ सकते हैं इसमें क्या है कि गवर्नर को ये शक्ति इस एक्ट के द्वारा मिला कि वह अपने विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है और किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। अगला एक्ट आया आपका चार्टर एक्ट 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इसके बारे में आपको बता दें कि कंपनी का जो अधिकार था ब्रिटेन सरकार के द्वारा छीन लिया गया और इसमें जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब जितने भी एकाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। इसके अंतर्गत जितने भारत के प्रदेश थे उस पे उसका राजस्व का नियंत्रण अधिकार 20 साल के लिए दे दिया गया। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार यह दिया है। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च, और इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो अगला एक्ट है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। तो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा इस एक्ट के अंतर्गत। और अगला क्या है पॉइंट? कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। इसमें जैसे प्रथम सदस्य था मैकाले। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार था उसे इसके अंतर्गत उसे समाप्त कर दिया गया, मतलब उनसे छीन लिया गया। अगला एक्ट आता है दोस्तों आपका चार्टर एक्ट 1853। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है? नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा।
धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या इसमें 24 से घटाकर 18 कर दिया गया और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि जो भी इस चार्टर एक्ट के अंदर ये नियम बना कि जो भी नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य अधिकारी हैं उनका जो निश्चित किया जाएगा कितने रहेंगे, उनका वेतन कितना क्या दिया जाएगा वो सरकार देगी और धन कंपनी देगी, निश्चित करेगी सरकार और धन देगी कंपनी। और डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। क्राउन कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की सरकार है उसको क्राउन कहते हैं। क्राउन ब्रिटेन के संसद का भी नाम क्राउन है। अगला एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटेन राजमुकुट को दे दिया गया, अर्थात वहाँ की सरकार को दे दिया गया। जहाँ जहाँ राजमुकुट या क्राउन आएगा समझ लीजिएगा कि वहाँ की सरकार की बात हो रही है, ब्रिटेन की सरकार की। और अगला पॉइंट है भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदान किए गए। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि करेगा। अब जो वहाँ की जनता थी भारत की, वहाँ के और जो सरकार थी ब्रिटेन की, उसके बीच में वायसराय प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व निभाएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए दिया है कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम, इसके अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह और अगला पॉइंट इसे दिया गया वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसमें प्रथम था लॉर्ड कैनिंग, विभागीय प्रणाली का अध्यक्ष था लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ इसके अंतर्गत। और बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार प्राप्त हुआ अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का। आइए इसका सार बताते हैं क्या है कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का इसको शक्ति मिल गया इस अधिनियम के अंतर्गत 1861 के अंतर्गत। और अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि जो है 6 माह रखी गई। वायसराय की कानून बनाने की शक्ति भी दिया गया। और इसमें आगे देख सकते हैं दिया है कि मुंबई तथा प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो अधिकार छीन लिया गया था इसे पुनः फिर वापस कर दिया गया कि ये क्या कर सकती है कि अपने लिए कानून बना सकती है और ये कानून में संशोधन भी कर सकती है। तो देखिए दोस्तों अगला है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया और सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार। और अगला है सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ, इसमें भी दे दिया गया। और अगला है आपका अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम का अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। और अगला है इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। और अगला अधिनियम है, देखते हैं दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है। तो देखते हैं इसमें पहला है गांधी जी ने कहा कि इस अधिनियम के तहत गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक और थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसके ऊपर कहा कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। और नेक्स्ट है आपका अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसके अंतर्गत देखिए प्रांतों में वैध शासन का प्रारंभ हुआ
और पहली बार इसमें उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया और इसी के अंतर्गत प्रांतीय विषय आरक्षित, हस्तांतरित और विभाजित हुआ और इसी के अंतर्गत अधिनियम का अधिकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भी तैयार की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान यहीं से लिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रावधान में पहला हेडिंग है आपका गठन। गठन जो है इस भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी से लिया गया है। इस प्रावधान की अगला प्रावधान है, इस अधिनियम के अगला प्रावधान है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैत शासन और द्वैत शासन में प्रांतों से समाप्त, जो द्वैत शासन था प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। स्वायत्तता क्या था प्रांतों को और उत्तरदायी शासन, स्वशासन और इसमें पॉइंट वाइज दिया है। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और दोहरे शासन के स्थान पर इनको स्वायत्तता दी गई और इसी के अंतर्गत यही है अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका प्रावधान है, इस अधिनियम में ही प्रावधान का विस्तार की बात करें तो सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और महत्व की बात करें तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना, काफ़ी हद तक यहीं से लिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल यहीं से लिया गया और शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों दोनों में और स्थापना फेडरल न्यायालय 1937 में हुआ और इस कथन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इनका पहला कथन था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, और अगला इनका कथन था गुलामी का अधिकार, और अगला है दासता का आज्ञा पत्र, और अगला पॉइंट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्टि। इसे भारत के संविधान में वर्ष 1950 में समाहित किया गया। इसमें नोट में है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकृत किया गया। 1935 अधिनियम के बाद चलिए अगला अधिनियम देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके अंतर्गत देखिए अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई और इसी स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हुई और इसी के अंतर्गत दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार भी प्राप्त हुआ और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही दोनों राज्यों कह सकते हैं या कह सकते हैं दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी मिल गई और इसी के अंतर्गत भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत परीक्षा उपयोगी। तो ये वन लाइनर दिया है, इसको हम एक एक पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला दिया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट है प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगला पॉइंट है कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला पॉइंट है वर्मा को भारत से अलग किया गया, किस वर्ष में किया गया? तो वर्ष 1937 में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, तो देखिए किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत
सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? स्वराज पार्टी ने किया था इसकी मांग मई 1934 में। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये व्यक्ति थे M.N. राय 1934 में। अगला पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? ये है वर्ष 1934 में। अगला पॉइंट है आपका और अंतिम है भारतीय संविधान सभा चुनी गई कैसे, अप्रत्यक्ष था कि प्रत्यक्ष था? तो ये आप आंसर है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था। तो अगला पॉइंट देखते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो ये देखिए संविधान सभा दिया है और इसके गठन दिए हैं क्रम वाइज करके बोल्ड के हिसाब से। तो पहला है गठन में है कि कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा इसका गठन हुआ। और अगला है भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है संविधान सभा के ही बारे में बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसमें 15 महिलाएं थीं। प्रथम बैठक इसके लिए हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और स्थायी अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुल अधिवेशन इसमें कितने हुए थे? इसमें कुल अधिवेशन 11 हुए थे संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। तो अगला पॉइंट है आपका अध्यक्ष समिति। तो इसमें देखेंगे कि अध्यक्ष समिति में पहला समिति है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगला समिति है संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और अगला है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला है प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि संविधान सभा का चुनाव परिणाम इस प्रकार है जिसमें कुल सीटें 296 थीं। जिसे ब्रिटिश भारत, मतलब कि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था इसलिए ब्रिटिश भारत कहा गया है। 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और अन्य ने 15 सीटें। इसी पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं परीक्षा उपयोगी। तो देखते हैं कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। अगला पॉइंट है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। और अगला पॉइंट है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299, भारत विभाजन के पूर्व 389 थे। और अगला है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ जिसमें कुल सदस्य संख्या 7 थी, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल थे। अध्यक्ष को लेके 7 थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्य थे नंबर 1 एन गोपाल स्वामी अयंगर और दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरे थे के एम मुंशी और चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला और पांचवें थे बी एल मिश्र और छठवें थे डी पी खेतान। बाद में स्थान लिया गया बी एल मिश्र का
BL मिश्र ने त्यागपत्र दे दिया, तो इनके स्थान पर N माधवराव ने स्थान लिया इनका। और दूसरे जो थे DP खेतान, इनकी तत्काल मृत्यु हो गई और इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को लाया गया। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में, मतलब 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो यहाँ देखते हैं किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो कहे थे ग्रेनविले ऑस्टिन ने। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। और अगला पॉइंट है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार है भारत के प्रथम व अंतिम और गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल के गवर्नर रहे रॉबर्ट क्लाइव 1758 से 1760 तक। फिर दोबारा फिर आए 1765 से 1767 तक रहे। अगले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, ये 1772 से 1774 तक रहे, ये बंगाल के गवर्नर। फिर 1774 से 1785 तक ये फिर दोबारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में आए। पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, फिर ये प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में पद संभाला। फिर इसी क्रम में अगले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1834 इनका कार्यकाल रहा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल थे। फिर 1834 से 1835 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर अब ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और नेक्स्ट हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल बने। और फिर ये 1858 से 1862 तक भारत के प्रथम वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग। अगले हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ये अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए और बने। अगले हैं आपके C राजगोपालाचारी, ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो देखिए दोस्तों, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसी पर, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, तो तथ्य में है देखिए पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार इसमें सर BN राव थे। इसी क्रम में अगला है संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो इसमें लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। और इस पे प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, तो देख सकते हैं दिया है कि 114 दिन इस पे बहस हुई थी। और कुल कितना व्यय हुआ था, कितना खर्च या पैसा लगा था, तो दोस्तों देख सकते हैं दिया है 63,96,729 रुपये लगा था। और कुल वाचन हुआ था, इसमें कुल 3 वाचन हुए थे। और संविधान अपनाया गया था इसे 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और संविधान कब लागू हुआ, तो लागू की डेट है 26 जनवरी 1950 को। और अगला पॉइंट है आपका अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946। मंत्रालय दिया गया मंत्रियों को, तो देखिए क्रम से है। नंबर 1 पे है मंत्री JL नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें मंत्रालय दिया गया। विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के मंत्रालय इन्हें दिया गया। और अगले हैं आपके वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय दिया गया। और अगले हैं C राजगोपालाचारी, इन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया।
और नेक्स्ट हैं लियाकत अली, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। और अगले हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें विधि मंत्रालय दिया गया। और अगले हैं अब्दुल रब निस्तर, इन्हें रेल मंत्रालय दिया गया। और अगले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। और इसी क्रम में अगले हैं 8वें नंबर पे डॉक्टर CH भाभा, इन्हें कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया। 9वें हैं बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। और 10वें हैं I चुंदरीगर, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं GS दृष्टि भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास थी। तो अगली क्लास आपकी होगी भारतीय संविधान का स्रोत। दोस्तों तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो से मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।